नमस्कार, मैं अशोक कुमार। 19 नवंबर 2015 का सूरज जब पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में निकला तो उस वक्त से लेकर संध्या वेला तक का एक एक समय अपने आप में इतिहास में दर्ज होने वाला था। यूं तो भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब राजनीति, राजनीतिक स्तर और राजनीति से जुड़ी विचारधाराओं को सत्ता के गलियारों में हाशिए पर ढकेल दिया गया हो, और ना ही भविष्य में ऐसी संभावनाओं के बने रहने से इनकार किया जा सकता है, बशर्ते लोग वही जोश, वही उत्साह और सक्रिय भागीदारी इन राजनीति परस्त विचारों से समझौता करने वाले राजनेताओं को फर्श से अर्श पर लाने में दिखाए, जो इन्हें तंग गलियों से चमचमाती राजनीतिक बुलंदियों तक का सफर तय करवाने में दिखाती है। भारतीय समाज में हर नागरिक एक अलग नजरिया रखने वाला अपने आप में एक राजनीतिक विशेषज्ञ होता है। उन विशेषज्ञों के अनुसार आपको इन राजनेताओं की अवसरवादिता और विचारधाराओं की तिलांजलि देकर समझौता परस्त राजनीति करने के पीछे अनेकों तर्क वितर्क सुनने को मिल जाएंगे, और यकीन मानिए उन तर्कों के आधार पर आपको यह भी न्याय संगत रूप से दिखाया और समझाया जा सकता है कि बदलते राजनीतिक समीकरण में वामपंथ समाजवाद की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला पूंजीवाद और नवपूंजीवाद की वकालत करे तो आखिर उसमें गलत ही क्या है। पर मेरे अनुसार, एक आम समझ रखने वाले किसी भारतीय के अनुसार, इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक तो अपनी राजनीतिक भविष्य के अस्तित्व पर दोबारा सत्ता वापसी न होने का मंडराता संकट है। यही वह डर है जिसके कारण एक समय में कभी एक दूसरे के धुर विरोधी रहे लालू और नीतीश, जो जंगल और मंडल का राग अलापते अलापते ना जाने किस बौद्धिक उपदेश के साए तले एक दूसरे का मंगल गान करने लगे। अगर वह उपदेश आम जनता को भी प्रेषित कर दिया जाए तो यकीन मानिए सारे नहीं तो बहुत सारे आपसी विवादों का समाधान तो हो ही जाएगा और न्यायिक व्यवस्था का कुछ बोझ भी हल्का हो जाएगा। और दूसरी वजह राजनेताओं की दृष्टि में जनता की एक भीड़ के रूप में छवि का बनना भी है। एक ऐसी भीड़ जो महज चंद लुभावने वादों और जुमलों का अवलोकन किए बिना अपना वोट जनादेश के रूप में देकर अगले 5 सालों तक कर्तव्य मुक्त हो जाती है, और अगले चुनाव में विकल्पों के अभाव में उन्हीं में से किसी एक को कोसने और किसी को शाबाशी देने के लिए तैयार खड़ी रहती है। हर किसी को भी आज रामलीला मैदान का वो अद्भुत दृश्य याद होगा जब लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना अपनी आंखों में लिए अन्ना हजारे के आंदोलन तले एकत्रित हुए थे। उस भ्रष्टाचार विरोधी वातावरण में उस समय के जन नुमाइंदे केजरीवाल का ईमानदारी के आखिरी दूत के रूप में प्रकट होना भी ऐतिहासिक था। जब जंतर मंतर को अपना घर बनाते हुए भूख हड़ताल, अनशन के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन, जन लोकपाल के मुद्दे पर पूरी सत्ता को भ्रष्ट तथा सत्ता के मौजूदा तमाम दावेदारों को भ्रष्टाचारी बताकर दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटें जीतकर सत्ता के गलियारों में इतिहास रचने में सफल हो गए थे, जो अपने आप में एक इतिहास था। अब आम जनता द्वारा उनसे यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि जब आप उन्हीं भ्रष्ट नेताओं से गांधी मैदान में गले मिल रहे थे, गलबगिया कर रहे थे, तो क्या आपको उन नेताओं के द्वारा भविष्य में कोई भ्रष्टाचार ना करने का आश्वासन मिला था, या पहले किए गए भ्रष्टाचार का ईमानदारी पूर्वक जांच में सहयोग करने का भरोसा दिलाया गया था? जो भी हो, इतना तो जरूर है कि पिछले लोकसभा चुनाव में अपनी जमीनी हकीकत को समझकर महज 4 सीटें जीतने वाले केजरीवाल देश में अब वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था देने की अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना पर पूर्ण विराम लगा चुके होंगे। जनता को इन राजनीतिक परिदृश्यों का अवलोकन इसलिए भी करना चाहिए ताकि अगली बार जब यही राजनेता आपके क्षेत्रों में 56 इंच का सीना लिए अपने आप को एक अलग विचारधारा रखने का भ्रम उत्पन्न करें और वैकल्पिक राजनीतिक अवसर देने का दावा करें, तो आप भी डंके की चोट पर अपने सवालों का अपने अनुसार जवाब मांग सकें। नमस्कार।